तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो है हमारा शल्य तंत्र। शल्य तंत्र को हम सर्जरी से रिलेट करते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं हमारे, 100 मार्क्स ईच, और एक प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो हम अब जो शुरू करेंगे वो पेपर 1 का पार्ट ए करेंगे। तो जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें क्या पढ़ना होता है कि उसकी डेफिनेशन कि वो है क्या एग्जैक्टली, है ना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ये सब हमें उसमें सबसे पहले पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब हम वही शुरू करेंगे सबसे पहले। तो शल्य तंत्र और उसकी परिभाषा। ठीक है, तो अब शल्य तंत्र जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, शल्य और तंत्र। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि शल्य क्या होता है एग्जैक्टली। तो शल्य क्या है? शल, श्वल, आशुगम्ने धातु। ये क्या है? शल, श्वल, आशुगम्ने धातु यस्य शल्यम इति रूपम। तो इसका क्या मतलब है कि ये 2 धातुओं से बनकर बना है, शल और श्वल, और जिसका अर्थ होता है आशुगमन करना। आशुगमन मतलब गति करके कहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचें कि बाहर अगर कोई नॉर्मली कोई कांटा पड़ा हुआ है तो वो रेस्टिंग कंडीशन पे है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है, अभी अभी वो शल्य का काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो तेज़ गति करके हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा, जैसे हम चलते चलते पैर में अगर वो लग गया तो वो एक शल्य की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आशुगमन करके मतलब कि तीव्र गति करके हमारे शरीर में एंटर किया, तो वो हमारे लिए शल्य की तरह काम करने लग गया। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम कि शल्य जो होता है हमारा 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, शल और श्वल, जिसका अर्थ होता है आशुगमन करना। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषा, तत्र मन शरीर बाधकराणि शल्यानि। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करता है उसको शल्य कहते हैं। अब इसका मतलब हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो ये कि अगर हमें कोई भी शल्य हमारे शरीर में है, मतलब वो कांटे से भी ले सकते हैं या किसी और तरीके से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आचार्य सुश्रुत ने बहुत सारे शल्यों का वर्णन किया है, जैसे कि मूढ़गर्भ एक तरह का शल्य है, अस्थि कोई टूटकर अगर लग जाती है तो वो भी एक तरह का शल्य है, कोई बाल अगर हमने बॉडी में कंज्यूम कर लिया है अपने अंदर तो वो भी एक तरह का शल्य का काम करता है। तो कोई भी शल्य अगर हमारी बॉडी में है तो वो हमें फिज़िकली तो पेन या जो भी चीज़ें हैं डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फिज़िकल के साथ साथ वो मेंटली भी हमें परेशान करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या मतलब हुआ कि मन और शरीर दोनों को बाधा पहुंचाने वाला जो होता है वो शल्य है। और दूसरा मतलब हम इसका ये समझ सकते हैं कि जैसे दुख है, अब दुख जो है वो हमारे मन को दुखी करता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो दुख भी है, दुख जो है वो भी एक शल्य की तरह काम करता है। तो हमारे जो शल्य होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो मन और शरीर, जो मन और शरीर को बाधा पहुँचाता है उसको हम शल्य कहते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी परिभाषा क्या है कि हिंसाया धातु तस्य शल्यमिति रूपम। शल हिंसायां धातु तस्य शल्यमिति रूपम और शले रुजायां धातु तस्य शल्यमिति रूपम। इसका मतलब क्या है कि शल और ये तो हमने देख लिया कि ये धातु है जो हमारे शरीर की धातुओं के साथ हिंसा करे और उनको रुझा पहुंचाए, पेन करता है, तो उसको हम बोलते हैं शल्य। वही एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर कोई कांटा हमें चुभाए तो उसने हमारी बॉडी के साथ हिंसा भी किया, मतलब कि वो हमारी स्किन को ब्रीच करके एंटर कर रहा है। और दूसरा रुझा भी मतलब रुझा भी करता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। तो इसी का इसका मतलब यही है कि जो हिंसा भी करे और रुझा भी करे हमारे शरीर के धातुओं को, तो उसको हम शल्य कहते हैं। ठीक है, फिर अब हमने शल्य देख लिया क्या है कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट जो अशुगमन करके हमारे शरीर में जाता है और फिर उसके साथ क्या करता है, हिंसा करता है, रुझान उत्पन्न करता है, और वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। ठीक है, अब शल्य तंत्र क्या है? तो ये आचार्य सुश्रुत ने हमें इसकी वो दी है डेफिनेशन। आचार्य सुश्रुत पहले अध्याय में ही दे दी उन्होंने सूत्र स्थान के। तो उन्होंने क्या कहा कि शल्य जब हम शल्य तंत्र को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हमने शल्य को फिर से डिफाइन किया। तो उन्होंने क्या किया, तत्र शल्यम नाम, शल्य क्या है, विविध अनेक प्रकार के तृण, तृण मतलब कि कोई भी घास कांटा ये सब हम समझ सकते हैं। काष्ठ, काष्ठ प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है, पाषाण, कोई भी पाषाण मतलब कंकड़ पत्थर ये। पांशु, पांशु का क्या मतलब होता है, धूली, धूल जो हम जैसे अगर हम लंग्स में इनहेल कर लें तो वो। लोह, अब ये लोह है मतलब कि कोई भी मेटल, है ना। और लौह अगर होता अव की मात्रा होती तो वो हम आयरन को बोलते हैं। ठीक है, तो लोह मतलब कि कोई भी धातु। ठीक है, लोष्ट, लोष्ट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि मिट्टी का खंड। अस्थि,
कोई भी अस्थि अगर हमने ले ली, जैसे इसमें टीका में लिखा हुआ है हड्डम, है ना, अस्थि को हड्डम बोला गया, ठीक है। फिर बाल, बाल मतलब हेयर, कोई भी कंज्यूम कर लिया अगर, नख, नाखून अगर चला गया है तो वो ये है। अब इसका ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी को एब्सेस होता है तो हमारा पहला उसमें ये होता है कि उसको पहले पकने दो और फूट जब जाए तो उसके पस को बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि पस जो है वो शल्य का काम करता है, जब तक वो अंदर रहेगा तो मतलब इन्फेक्शन अंदर है। कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कोई एब्सेस होता है या फिर पस अंदर जमा हुई रहती है, तो उसमें क्या होता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा फीवर और पेन ये सब होता है, लेकिन जैसे ही उस पस को ड्रेन कर देते हैं तो उसका फीवर भी सबसाइड हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है। तो पुए मतलब कि पस जो है वो भी एक शल्य की तरह काम करती है। मतलब पुए और एक है स्राव। अब ज़रूरी नहीं है पस, लेकिन अगर कोई भी डिस्चार्ज बॉडी से हो रहा है जो कि अननेचुरल है तो वो भी एक शल्य की तरह काम करता है। फिर दुष्ट व्रण, दुष्ट व्रण का एक्सप्लेनेशन हम व्रण अध्याय में पढ़ेंगे, डिटेल में आता है ये भी। फिर है अंतर्गर्भ, अंतर्गर्भ को हम मूढ़गर्भ भी बोलते हैं। इसका पूरा बड़ा सा ट्रीटमेंट जब हमने स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र पढ़ा था तो उसमें पूरा ट्रीटमेंट बताया गया था कि कैसे मूढ़गर्भ को बाहर निकालना चाहिए और उसको तुरंत ही निकालना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंतर्गर्भ। ये सब जो है हमारे शल्य हैं। अब उनको उदाहरण करने के लिए, उदाहरण मतलब कि इन सबको निकालने के लिए जो हम जिस शास्त्र का प्रयोग करते हैं उसको शल्य तंत्र कहते हैं। लेकिन उस शास्त्र में और क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम इनको निकालते हैं, तो वो है यंत्र। कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट निकाल के अगर हमें सिर्फ प्लग करना है ना, इस उसको शल्य को, तो उसके लिए हम यंत्र का करेंगे यूज़। अगर शस्त्र जैसे एब्सेस है तो उसको ड्रेन करने के लिए चीरा वगैरह लगाना होता है तो उसके लिए हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो शस्त्र हो गया, ठीक है। फिर क्षार, कॉटराइज़ेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जब हमारे सर ने हमें पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था कि कॉटराइज़ेशन में हम सब समझते हैं कि वो सिर्फ़ एक बेसिक चीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एसिडिक इन नेचर भी हो सकती है, ठीक है। और क्षार है क्या? क्षार का मतलब कभी भी बेसिक से हमें नहीं लेना चाहिए। क्षार का मतलब हमें लेना चाहिए जो शरण कर्म करे, उसको हमें क्षार समझना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, यंत्र हो गया, शस्त्र हो गया, क्षार हो गया, और एक होता है अग्नि। अग्नि कर्म मतलब कि किसी भी चीज़ को जलाना एक तरह से। अगर हमने उसको जला दिया है तो मतलब कि हमने उसका समूल नाश कर दिया। उसका जो मूल है, मूल कारण है, हमने उसको नष्ट कर दिया। इसलिए अग्निकर्म को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हमने जब इसका मूल कारण ही हटा दिया तो इसमें अपुनर्भव होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ की रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, परिनिधान, इन सबको यूज़ करते हैं। अब ये हो गया हमारी डेफ़िनेशन का सेकंड पार्ट। पहले हमने डेफ़िनेशन में पढ़ा कि शल्य क्या होता है, दूसरे में हमने पढ़ा कि उसको उदाहरण करने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं, यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि का, अग्नि परिधान, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर अब जब हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें हम एक इंटेंशनल कट मारते हैं, है ना, उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो सर्जरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी वुंड क्रिएट करना या व्रण क्रिएट करना, है ना, क्योंकि बिना उसके हम शल्य तंत्र का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हमें पहले ही उसको कट करना पड़ेगा खुद से, है ना। तो उसमें एक व्रण बनेगा, तो अब हमें उस व्रण का विनिश्चय करना है, जैसे कि उस व्रण को भी मतलब कि हमें ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बस अपना काम किया और फिर उस व्रण को ऐसे ही छोड़ दिया। तो व्रण का भी विनिश्चय करना है, अच्छे से देखना है कि वो कौन-सी अवस्था में है। आम अवस्था है, जैसे कि एब्सेस में ले सकते हैं कि जब हमें कोई एब्सेस होता है तो स्टार्टिंग कंडीशन में हमें बस ऐसा लगता है कि कुछ पेन हो रहा है थोड़ा-थोड़ा, और थोड़ा-सा फूला शोफ जैसा हो रहा है, मतलब कि स्वेलिंग टाइप है। लेकिन तो वो आम अवस्था होती है, धीरे-धीरे वो जो है पकने लग जाता है, तभी उसके अंदर थोड़ी-थोड़ी पस जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाती है, फिर वो एकदम रेड रेड हो जाता है, उसमें से हीट भी ज़्यादा होती है, ऊष्मा ज़्यादा निकलती है ना? तो वो उसकी पच्यमान अवस्था होती है। और फिर पक्वावस्था क्या होती है कि जब वो एब्सेस को ड्रेन कर दिया या फिर वो खुद फूट के उसमें से सारी पस बाहर निकल गई, तो उसको हम बोलते हैं पक्वावस्था।
तो ये विनिश्चय हमें करना आना चाहिए कि वो वुंड जो है वो कैसा है, आम अवस्था में है, पच्यमान अवस्था में है या पक्वावस्था में है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन है। अगर हम इसको फिर से देखें तो शल्य तंत्र की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के अध्याय 1 में दी। उन्होंने कहा सबसे पहले शल्य क्या होता है, तो शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुएस्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थम। इनके उदाहरणार्थम के लिए, उदाहरण के लिए यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान किया जाता है और फिर उसके बाद व्रण विनिश्चयार्थम च, तो इसको हम बोलते हैं शल्य तंत्र। ये सबको याद होनी चाहिए डेफिनेशन, है ना। तो इसी यही जो है इसके हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक यंत्र अध्याय जब हम सुश्रुत का पढ़ते हैं तो उसमें भी उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, यंत्र की दी है लेकिन उसमें शल्य की एक डेफिनेशन आ जाती है। तो उसमें क्या है कि मन शरीर बाध कराणी शल्यानी, जो हमने ऊपर पढ़ी कि मन और शरीर को जो बाधा पहुंचाता है उसको शल्य कहते हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि मन मानसिक शल्य की तरह भी प्रयोग मतलब समझ सकते हैं हम लोग। और तेषाम आहरण उपाय यंत्राणी, और उसके आहरण का उपाय मतलब कि शल्य को निकालने का जो उपाय है वो है यंत्र। यंत्र मतलब कि कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये एक डेफिनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। फिर है अष्टांग आयुर्वेद में शल्य की प्रधानता। अब अष्टांग आयुर्वेद हमें पता है कि क्या क्या होते हैं। सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है कि 8 अंग होते हैं हमारे आयुर्वेद के, जिसमें से एक अंग होता है शल्य तंत्र। तो शल्य तंत्र में ऐसी क्या खास बात है कि हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो ये आशु क्रियाकरणात है। आशु क्रियाकरणात मतलब कि तुरंत की तुरंत इंस्टेंट सोल्यूशन निकालते हैं उस चीज़ का। फॉर आशु मतलब शीघ्र, क्रिया चिकित्सा को बोलते हैं, और करणात मतलब करता है, ठीक है। सद्योवरण चिकित्सा, ठीक है। जैसे कि कोई भी ट्रॉमा अगर हो जाता है, ट्रॉमेटिक वुंड्स हो जाते हैं, तो उसमें ये आशु क्रिया करता है, तुरंत फास्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। अत्यायिक रक्तस्राव, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में अगर हेमरेज हो रहा है, छिद्रोदर, ये सब इन सब में यूज़ होता है। ओपन फ्रैक्चर, तो यहाँ पर जो है आशु क्रियाकरणात होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, तो इसमें क्या है, यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान। ये कहीं और नहीं मिलेगा अष्टांग आयुर्वेद के किसी और पार्ट में। यंत्र शस्त्र शार अग्नि, इन सबको कैसे यूज़ करना है, इनका यूज़ क्या है, ये सिर्फ जो है ना ये शल्य तंत्र में बताया गया। तो क्या है, यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान। अब ये पहले ही बता दिया, यंत्र ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, शस्त्र शार्प, और शार क्या होता है, जो षडन कर्म करता है, बेसिक और अल्कलाइन दोनों हो सकता है। और अग्निकर्म, अग्निकर्म बताया कि समूल नाश करता है, इसलिए प्रिवेंट रिकरेंस, अपुनर्भवा, ठीक है। फिर तीसरा क्या पॉइंट है, वो है स्वतंत्र सामान्याच्च। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उसकी सर्जरी करने बैठ जाओगे। पहले आप देखोगे कि उसको एक्चुअल में सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर उसको नहीं है, अगर वो सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है, तो हम उसको सिर्फ दवाइयाँ देंगे, है ना। तो हमें सभी तंत्रों का एक तरह से ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ शल्य के टीचर हैं या शल्य के डॉक्टर हैं तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आएगा तो हम सिर्फ उसका सर्जिकल इंटरवेंशन कर देंगे। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अ सर्जन कैन बी अ फिजिशियन बट अ फिजिशियन कैन नॉट बी अ सर्जन, ये बात होती है इसमें, ठीक है। सर्वतंत्र सामान्यात, तो क्या हो गया, आशु क्रियाकरणात, यंत्र शस्त्र शार अग्नि परिनिधान और सर्वतंत्र सामान्यात, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे क्या, समूल निवारण, अग्निकर्म में बता दिया, सद्योवरण चिकित्सा, ट्रोमेटिक वुंड्स को ये ठीक करता है, आत्यायिक रोगों की चिकित्सा, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन अगर आ रही है तो उसमें ये ठीक करेगा। और रचनात्मक, कॉस्मेटिक, जैसे कि डीएनएस डेविएटेड नीजल सेप्टम है किसी को, तो वो सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, उसको हम दवाई का कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये सब चीज़ें हैं। फिर इसका महत्व, तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, इसका महत्व क्या है ना। तो उसमें बताया गया है कि तद इदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्यम आयुष्यम वृत्तिकरम च इति, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने ही इसका वर्णन किया है सूत्र के पहले अध्याय में, ठीक है। तो इसमें इससे क्या मिलता है हमें, एक तो ये शाश्वत है, मतलब कि नित्य है, ये रहेगा ही। अब तो सर्जरी तो अब कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसे
उसमें फ़ेज़ में। फिर पुण्य, अगर हम पुण्य तो मिलेगा ही हमें अगर हम किसी को ठीक करते हैं तो, स्वर्ग की प्राप्ति होती है इसके थ्रू। फिर यश, अगर हम किसी का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें यश की भी प्राप्ति होती है, वो दोनों में ही होता है, शल्य में भी और अगर हम काय चिकित्सा के भी हैं तब भी। आयुष्यम, आयु की भी प्रदान, आयु भी मिलती है हमें, आयु के लिए हितकर होता है मतलब। और वृत्ति मतलब कि एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, जीविका उपयोगी वृत्ति मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद शल्य चिकित्सक के गुण। अब जो शल्य चिकित्सक है उसमें क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, तो इसमें बोला गया है कि शौर्य, शौर्य मतलब कि उसको डर नहीं लगना चाहिए, वो बिल्कुल अगर उसको पता है कि इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है तो वो बिना डरे बोले कि हाँ इसमें ये करना पड़ेगा, और फिर जो उसने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करना उसको आना चाहिए, ठीक है। आशु क्रिया करना, अब उसको तुरंत फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, वो उसको अगर दिख रहा है कि बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको जो सब कुछ ऐसे याद होना चाहिए, फिर एकदम माइंड में होना चाहिए कि इसमें ये इंटरवेंशन होगी, ऐसे होगी, तो आशु क्रिया करना है, ठीक है। स्विफ्टनेस होनी चाहिए उसके एक्शन में, ठीक है। फिर शस्त्र तीक्ष्ण, उसके जो शस्त्र हैं वो तीक्ष्ण होने चाहिए, ब्लंट ना हो, अगर हमें कट करना है तो वो वैसे ना हो कि उसकी धार ही नहीं है, सब कुछ उसके पास पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। अस्वेदम अवेपतु, इसका अवेपतु होगा ये, ठीक है। अस्वेदम मतलब कि जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ पे पकड़ते हैं, ग्लव्स पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसमें फिसलने के चांसेस होते हैं ना, तो उसके हाथों में ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अवेपतु काँपे ना, कि अगर कुछ कट मारना है तो ऐसा ना हो कि उसका खुद का ही हाथ काँप रहा है, तो फिर उसमें चांसेस हैं कि मतलब कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेपतु। फिर असम्मोह, तो इसका मतलब बताया गया है कि रक्त आदि को देखकर मूर्छित ना हो, ठीक है। तो ये क्या क्या इसके शल्य चिकित्सक के गुण हो गए, शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षण्य, अस्वेदम, अवेपतु, असम्मोह, तो ये सारे गुण होने चाहिए हमारे शल्य चिकित्सक में। उसके बाद अगर किसी को शल्य तंत्र सीखना है तो उसके लिए उसको क्या क्या स्टेप्स या फिर क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी, तो उसके लिए क्या होता है, अधिगत तंत्र, सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, तंत्र को अच्छे से पढ़ो, पूरा तुम्हें पता होना चाहिए, कि जैसे कि हम लोग भी अगर ओपीडीज़ में हमारी ड्यूटी लगती है तो हमें पता होता है कि जैसे आज फॉर एग्जांपल हमें पता है कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट होने वाला है, तो हम फिस्टुला को पहले ही अपने पढ़कर जाएँगे, है ना? अच्छे से। फिर टीचर से समझेंगे कि एग्ज़ैक्टली ये है क्या? आप समझा दो, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, थोड़ा-सा पढ़ने पर इतना ही समझ में आया। तो हमें टीचर से अपने जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करना है, उनके पास बैठ के सब कुछ समझना है, ठीक है? फिर हम जाएँगे तो अपने टीचर्स को करते हुए देखेंगे, जो हमारे प्रोफ़ेसर हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में ये सारा काम जो है वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है? अब तुम्हें पूरा समझ में आ गया कि फिस्टुला में क्षार सूत्र होगा तो वो ऐसे-ऐसे होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत जाके अब हमने देख लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि हमें समझ में आ गया कि अब हम कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें खुद से नहीं करना है, पहले हमें किसी और पे ट्राई करके देखना है, किसी और पे इन द सेंस कि कोई डमी ले लिया, तो उस पे हमें ट्राई करके देखना है, ताकि हम पहले ही किसी पेशेंट को हार्म ना करें। तो जब हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, डमी पे हमने करके देख लिया है, उसके बाद हम जाके खुद से करेंगे उस चीज़ को। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, क्या-क्या? सबसे पहले अधिगत तंत्र, सबसे पहले क्या करना है कि थ्योरी पढ़नी है हमें, एग्ज़ैक्टली बुक में क्या लिखा हुआ है वो सब, ठीक है? उपस्थित तंत्रार्थ, उपस्थित समीप, उप मतलब समीप, असित बैठना, कि किसके समीप बैठना है? तंत्रार्थ, जिसको तंत्र का अर्थ पता है, ठीक है? तो उसके समीप हमें को बैठ के उसको समझना है। तो वो हमारे टीचर्स को ही पता होता है, गुरुओं को पता होता है, तो गुरु के समीप बैठकर अपने तंत्र को समझना, ठीक है? फिर दृष्टकर्मा, उसने बहुत बार देखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब ओपीडीज़ में जाएँगे तो सबसे पहले अपने प्रोफ़ेसर या सर्जन्स को करते हुए देखेंगे कि वो एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, देखना, देखेंगे दृष्टकर्मणा। फिर उसके बाद क्या करें, कृत योग्या। अब इसमें भी क्या है, योग्या बोला गया है, करना है लेकिन योग्या पे करना है। कैसे? एक्सपेरिमेंटल सर्जरी करनी है, डमी वगैरह यूज़ करना है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने इसमें बहुत सारे योग्य अध्याय, एक पूरा अध्याय बताया गया है कि जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको वेन में कैन्युला लगाना है तो उसके लिए किस पे प्रैक्टिस करनी है, अगर
कट मारना है तो उसके लिए किस पे प्रैक्टिस करनी है। तो डिफ़रेंट चीज़ें बताई हैं जो प्रैक्टिस के लिए बताई गई हैं, ताकि तुम पहले ही प्रैक्टिस कर लो और फिर उसके बाद किसी पेशेंट पे करो अच्छे से। तो ये हमारा पूरा एक इंट्रोडक्शन छोटा-सा हो गया है कि शल्य तंत्र हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने शल्य पढ़ा, फिर शल्य तंत्र क्या होता है वो पढ़ा, इसकी पूरी परिभाषा ये वाली सबको याद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इसका महत्व और प्रधानता पढ़ी कि प्रधानता क्या है कि आशु क्रिया कर्ता यंत्र शस्त्र सार अग्नि परिधान और सर्वतंत्र सामान्यत। और महत्व क्या है इसका कि ये शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्यम आयुष्यम वृत्तिकरम च इति। ठीक है, और गुण क्या है कि वो शौर्य आशु क्रिया वाला होना चाहिए। फिर कैसे पढ़ना है तो इसका भी पूरा बता दी कि पहले थ्योरी पढ़ो, टीचर से समझो, फिर टीचर को करते हुए देखो और फिर खुद एक्सपेरिमेंट करो डमी पे, और तब जाके तुम रेडी हो कि तुम अब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया।